दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कांकर्स चैनल। दोस्तों एचईओ यानी हेल्थ एजुकेशन अफसर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी परीक्षा की एक नई वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूं। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इनइक्वलिटी यानी असमानता है। और आपका जो सिलेबस दिया गया है उसमें इकोनॉमिक्स वाले हिस्से में असमानता दी गई है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने असमानता के बारे में एक बार पढ़ा है। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं, हमने हेल्थ इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ाया है। और अगर आपको उसके बारे में थोड़ी भी जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम असमानता के बारे में पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में सबसे पहले हम असमानता के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि इसका अर्थ क्या है। उसके बाद हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार की असमानताएं होंगी इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद भारत में जो इनइक्वलिटी है, भारत में जो असमानता है, भारत में असमानता के कारण, भारत में असमानता के कारण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट होगा वह असमानता के मापक कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो असमानता के मापक कौन से हैं। और जब हम मापक की बात करते हैं तब हम इसमें कुछ इंडेक्स की बात करेंगे। जैसे हम इसमें रॉबिन हुड इंडेक्स, रॉबिन हुड इंडेक्स की बात करेंगे। यह इंडेक्स कौन सा है और कैसे इससे असमानता का मापन किया जाता है। आपने बहुत चर्चित नाम सुना होगा गिनी इंडेक्स का, तो गिनी इंडेक्स की बात करेंगे। साथ ही लॉरेंज कर्व का नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, सबसे ज्यादा तो यही फेमस है लॉरेंज कर्व। इसके बारे में बात करेंगे कि लॉरेंज कर्व से असमानता का मापन कैसे किया जाता है। उसके बाद हम एटकिंसन इंडेक्स की बात करेंगे। एटकिंसन इंडेक्स, एटकिंसन इंडेक्स की बात करेंगे, इसके बारे में इसी वीडियो में जानेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ थेल इंडेक्स की चर्चा भी इसी में करेंगे। किसकी? थेल इंडेक्स, इसकी भी चर्चा करेंगे और जानेंगे किस तरह से असमानता का मापन थेल इंडेक्स के द्वारा किया जाता है। और अंत में इस टॉपिक की जो जान है उसकी चर्चा करेंगे। वास्तव में इस टॉपिक की जान है वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट, जिसे कहते हैं विश्व असमानता रिपोर्ट, विश्व असमानता रिपोर्ट, इसकी बात करेंगे। यही इस टॉपिक की जान है। ठीक है, इसकी रिपोर्ट, इसकी बात करेंगे। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026, यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है इसकी चर्चा करेंगे। और वर्ष 2026 की जो वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट है इसकी बात करेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि विश्व असमानता रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, इसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें भारत की स्थिति क्या है। तो इतनी चीजों को हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन आज के टॉपिक पे आने से पहले मैं एक तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मैंने आपको पढ़ाया था, अभी पिछली वीडियो में हमने बेरोजगारी के बारे में आपको पढ़ाया था। किसके बारे में पढ़ाया था? हमने आपको बेरोजगारी के बारे में पढ़ाया था, बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी, ध्यान रखिएगा इस वीडियो को। बेरोजगारी को अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। और जब मैंने बेरोजगारी की शुरुआत की थी तो उसमें एक शब्द का इस्तेमाल मैंने किया था और वह शब्द था कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या की बात हमने किया था, वर्किंग पॉपुलेशन या कार्यशील जनसंख्या। और हमने एक शब्द आपको बताया था कि ये माना जाता है कि 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष, 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के बीच की जो आबादी है इसे कार्यशील जनसंख्या माना जाता है, क्योंकि यह काम करने में सक्षम है। ठीक है, और यह भी हमने आपसे बताया था कि 15 वर्ष से पहले यानी 0 से लेकर के 14 वर्ष, ठीक है, और 59 वर्ष के बाद यानी 59 से लेकर के और अंतिम तक, जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, 59 वर्ष के बाद ये जो लोग हैं इनको क्या कहा जाता है? क्योंकि ये जो ये जैसे बच्चे हैं, बच्चे आमदनी नहीं कर सकते और बुजुर्ग भी आमदनी नहीं कर सकते, तो हमने इनको बताया था कि ये आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। यही तो हमने आपको बताया था। अब देखिए, हमने आपको ये बात बेरोजगारी टॉपिक की शुरुआत के कुछ सेकंड में ही ये बात हमने आपको बता दिया था। ठीक है, अब देखिए, अभी कल यानी संडे को लोअर सबऑर्डिनेट की एक परीक्षा हुई थी। ठीक ठाक पेपर होता है और एक स्तरीय पेपर होता है, क्योंकि लोअर पीसीएस पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जाता था, अब यह पेपर कराया जाता है वो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। ठीक है, तो उसके द्वारा एक पेपर कराया गया और उस पेपर में प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, कहां से पूछे गए हैं, मैं आपको दिखाता हूं, तब आपको भरोसा होगा कि वास्तव में आप पढ़ क्या रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बेरोजगारी पढ़ाई थी, ये कल लोअर पीसीएस की जो परीक्षा हुई थी लोअर सबऑर्डिनेट की, उसका पेपर है। उसमें देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, वह अनुपात जो कार्यशील आयु जनसंख्या पर गैर कार्यशील जनसंख्या के भार को दर्शाता है, ये क्या कहलाता है? अगर आपके आसपास किसी ने परीक्षा दी होगी तो आप उससे इसके बारे में पूछ लीजिएगा। ठीक है, उसका पेपर आपको मिल जाए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ग्रुप में। ठीक है, मैं इसे मंगा के आपको ग्रुप में उपलब्ध करा दूंगा। ये देखिए प्रश्न पूछा गया था, वह अनुपात जो कार्यशील आयु जनसंख्या पर गैर कार्यशील जनसंख्या के भार को दर्शाता है वो क्या कहलाता है? देखिए, पहला ऑप्शन था श्रम शक्ति अनुपात, दूसरा ऑप्शन था श्रमिक जनसंख्या अनुपात, तीसरा था पराश्रितता अनुपात, चौथा था रोजगार
जनसंख्या अनुपात और पांचवा था उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी मैंने बेरोजगारी टॉपिक आपको पढ़ाया है एक दिन पहले ही, ठीक है। ये द रेशियो दैट इंडिकेट्स दैट बर्डन ऑफ द नॉन वर्किंग पॉपुलेशन ऑन द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज कॉल्ड, ये दिया गया है और इसके बारे में आप देख सकते हैं। दूसरा, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप सड़क चलते, रास्ते चलते, कहीं भी जाइए तो एक शब्द मैं आपको बताता हूं, कहीं भी अगर सतत विकास आपको लिखा मिले, बार बार मैं हर वीडियो में आपसे यह कहता हूं कि कहीं भी अगर आपको सतत विकास शब्द लिखा मिले या सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द लिखा मिले तो आप वहां रुक जाइए और उसके बारे में जरूर देख लीजिए। देखिए मेरी बात का असर देखिए। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कल के ही पेपर में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी संख्या का उसके संबंधित लक्ष्य के साथ सही मिलान है। ठीक है, हमने पर्यावरण में इसको पढ़ाया भी है। देखिए सेम वही मैं कहता हूं कि बार बार मिलान करने को पूछा जाता है। देख लीजिए, सतत विकास लक्ष्य 2 लैंगिक समानता, सतत विकास लक्ष्य 8 स्वच्छ जल और स्वच्छता, सतत विकास लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सतत विकास लक्ष्य 5 जलवायु कार्रवाई और अंतिम में उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से किसका सही मिलान है। ठीक है, अब इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, मैंने आपको ये बताया कि जो मैं पढ़ाता हूं वो आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूं। ठीक है, और उसके बाद अगर आप अनाप शनाप कमेंट करते हैं तो आप अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, हम इससे ज्यादा कुछ समझते नहीं है। ठीक, जितनी चीजें पढ़ाते हैं टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, सिर्फ वही चीज पढ़ाते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो। हम अपना समय स्वार्थ के लिए नहीं, सेवा के लिए देते हैं। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, हम सेवा भाव से पढ़ाते हैं और इतना समय, श्रम और संसाधन अपना मैं खर्च करता हूं कि आपकी सफलता में थोड़ा सा हिस्सा हमारा हो जाए। चलना फिरना आपको ही पड़ता है। हमने सबसे पहले जब इसकी शुरुआत की थी एचईओ की, मैंने सबसे आसान तरीका आपको सिलेक्शन का बताया था कि सबको एक जीएस के लिए एक बुक ले लेनी चाहिए और वो हमने आपको बताया था कि घटना चक्र की कंबाइंड बुक ले लीजिए। उसके बाद हमने करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल कहा था। ठीक है, अब देखिए कल जो करंट अफेयर्स का पेपर आया था ना, इसमें मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स का जो पेपर आया था, इस पेपर में जो करंट अफेयर्स पूछे गए थे वो सारे करंट अफेयर्स आपके पढ़े हुए हैं। ठीक है, मैं उसको भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप देख लीजिएगा जितना करंट अफेयर्स हमने अभी तक पढ़ाया है। ठीक है, तो जितनी हमारी क्षमता है मैं कोशिश करता हूं कि आपको भटकना न पड़े, एक बार में जितनी चीजें आपको मिल जाए आप बेहतर तरीके से पढ़ ले जाएं। लेकिन अगर आपकी आदत खराब हो गई है कि आप खाली जल्दी जल्दी चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो मैं भी पढ़ा सकता हूं, एक दिन में सारे क्लास खत्म हो जाएंगे। 40 घंटे 50 घंटे में क्लास खत्म की जा सकती है, लेकिन क्लास नहीं खत्म होगा, आपका करियर खत्म हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, हम इसीलिए व्यवस्थित चीजें आपको बताने का प्रयास करते हैं। जितने लोगों के संपर्क में कोई ऐसा बच्चा होगा जो लोअर की परीक्षा दिया हो, उससे पूछ लीजिएगा कि आपने इतनी मेहनत से पढ़ा था, कहाँ से प्रश्न फंसे थे, तो आपको बेहतर तरीके से आपको बता देगा कि कैसे पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, सिर्फ इतनी ही बात आपको बतानी थी कि जो चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं वो बहुत व्यवस्थित पढ़ाई जाती हैं और आपकी हर परीक्षा में आता है। और आपके पहले हमने असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच पढ़ाया है और ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पढ़िए और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपकी हर उस क्लास को कवर कर लूं जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। और मेरे से बेहतर आप बिल्कुल नहीं जानते कि प्रश्न कहां से आना है, मेरे से ज्यादा नहीं जानते आप, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और जो अन्य जो नए 4 टॉपिक हैं उन 4 टॉपिक में क्या पूछा जाना है, कैसे पूछा जाना है, ये ना मुझे पता है, ना अन्य जो पढ़ा रहे हैं उन्हें पता है, ना आयोग के अध्यक्ष को पता है, केवल उसे पता है जो पेपर बनाएगा। ठीक है, बाकी किसी को नहीं पता है और वो पेपर यहाँ खुलता नहीं है, वो सीधे आपके सामने खुलेगा। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, जितना कोशिश हो सकती है आपके साथ जुड़े रहता हूँ और प्रयास करता हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड करा दें। क्योंकि सारी चीजों को तैयार करने में, उसकी प्रूफ रीडिंग करने में, चीजों को इकट्ठा करने में और इतनी बिखरी चीजों को व्यवस्थित रूप से क्लास के रूप में देने में थोड़ा सा समय लगता है। मुझे पता है परीक्षा की डेट है और थोड़ी सी आप लोगों को असुविधा हो रही है, चीजों को दोहराना है, सही बात है दोहराना है, मैं इस बात को भी समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तेजी से चीजों को समेटने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, जो जिम्मेदारी उठाई है उसका निर्वहन भी करेंगे। जीएस के लिए मैंने आपसे कहा है घटना चक्र की चीजें पढ़ लीजिए, ज्यादातर चीजें पढ़ लीजिए और हमने यह भी बताया था कि 100 प्रश्न आपके आसपास उसी से मिल जाएंगे। मैं इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो 5 मिनट की बना के आपको दूंगा, बताऊंगा कैसे क्या करना है। 4 बार मैं बना भी चुका हूं, लेकिन एक बार और बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये थोड़ी सी जानकारी थी आप लोगों के लिए कि ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स का भी आपको मिल जाएगा पूरा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले असमानता के अर्थ के बारे में जानेंगे। टॉपिक पे चलते हैं। असमानता का अर्थ क्या है? तो देखिए, असमानता यानी इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का मतलब क्या है? इनइक्वलिटी का मतलब है किसी समाज या व्यवस्था में व्यक्तियों अथवा समूहों के बीच संसाधनों, अवसरों, अधिकारों और शक्ति के असंतुलित वितरण से। असमानता किसकी असमानता? बताइए किसकी असमानता? किसी समाज या किसी व्यवस्था में व्यक्तियों अथवा समूहों के बीच संसाधनों की असमानता, मतलब संसाधनों का जो बंटवारा हुआ है वह बराबर से नहीं हुआ है। जो अवसर मिलते हैं, चाहे वह रोजगार के हों, चाहे संसाधनों के आवंटन के हों, तमाम चीजों के जो अवसर मिलते हैं, अवसरों में असमानता है।
साथ ही हर व्यक्ति के अधिकारों में भी असमानता है, मतलब अधिकारों को भी पूरी तरह से समान रूप से नहीं बांटा गया है। तो इन सभी में जो असमान, और हाँ, शक्ति की भी असमानता है, सबके पास बराबर की शक्ति नहीं है, पावर भी नहीं है। तो ये जो सभी असमानता है, इन्हीं असमानताओं का जो असंतुलित वितरण है वही असमानता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी रिफर्स टू द unbalanced distribution of resources, opportunities, rights and power among individuals or groups within a society or system। ठीक है, यानी किसी समाज या व्यवस्था में व्यक्तियों अथवा समूहों के बीच संसाधनों का, अवसरों का, अधिकारों का और शक्ति के असंतुलित वितरण को ही क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी कहते हैं। आगे चलते हैं, एक सामान्य भाषा में बात करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब समाज के सभी सदस्यों को समान अधिकार, सम्मान और विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं होते तो उस स्थिति को असमानता कहा जाता है। किसको असमानता कहा जाता है? जब समाज के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त नहीं होते, सम्मान प्राप्त नहीं होता समान, और विकास के समान अवसर नहीं प्राप्त होते, तो इसी को असमानता कहा जाता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं असमानता के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, असमानता के प्रकार की बात करते हैं। तो देखिए, पहला असमानता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। देखिए, समाज इनकम और संपत्ति यानी वेल्थ के संकेंद्रण में अंतर है। समाज में जो इनकम है और जो संपत्ति है, जो वेल्थ है, मतलब आय और संपत्ति के बीच उसके संकेंद्रण में अंतर है। मतलब किसी के पास ज्यादा संपत्ति है, किसी की आमदनी ज्यादा है, और किसी के पास कम संपत्ति है, उसकी कम आमदनी है। उदाहरण के लिए, देश की अधिकांश संपत्ति का कुछ सीमित लोगों के पास केंद्रित होना है। ठीक है, तो पहली असमानता का जो पहला प्रकार है वह आर्थिक असमानता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। ठीक है, दूसरा सामाजिक असमानता यानी सोशल इनइक्वालिटी है। जाति, धर्म, नस्ल या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर मिलने वाली सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यवहार और अधिकारों में भेद। देखिए, भारत में जाति व्यवस्था लागू है और जाति व्यवस्था के कारण बहुत भेदभाव भी हुआ है। तो इसमें जो सोशल इनइक्वालिटी है, इसमें जाति, धर्म, नस्ल और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर जो मिलने वाली सामाजिक प्रतिष्ठा है, व्यवहार है और जो मिलने वाले अधिकार हैं, उसे सोशल इनइक्वालिटी के अंतर्गत रखा जाता है, सामाजिक असमानता के अंतर्गत रखा जाता है। फिर आते हैं जेंडर इनइक्वालिटी, यह असमानता का तीसरा प्रकार है। देखिए, जो लैंगिक असमानता है, महिलाओं और पुरुषों के बीच में लैंगिक असमानता आपको अक्सर देखने को मिल जाएगी, चाहे वेतन को लेकर के, चाहे शिक्षा को लेकर के, चाहे किसी कार्य बल में भागीदारी को लेकर के, और चाहे निर्णय लेने के अधिकारों में अंतर। अक्सर घर का निर्णय कौन लेता है? पुरुष वर्ग लेता है, पुरुष समाज लेता है, लेकिन महिलाओं को उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है, उनको भागीदारी नहीं दी जाती है। ठीक है, और जब कहीं काम करते हैं महिला पुरुष एक साथ, तो अक्सर महिलाओं और पुरुषों के बीच में वेतन का भी अंतर देखने को मिलता है। हालांकि अब धीरे धीरे अभी खत्म किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जो भारतीय क्रिकेट टीम है ना, उसमें भी महिला क्रिकेट टीम और पुरुष क्रिकेट टीम के वेतन में बहुत बड़ा अंतर था। इस लेवल की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जो बीसीसीआई है उसमें इतना बड़ा अंतर था कि महिलाओं की टीम को अलग से ली दी जाती थी और पुरुषों की टीम को अलग से ली दी जाती थी, लेकिन अब उसमें समानता आ गई है। तो महिलाओं और पुरुषों के बीच में वेतन, शिक्षा, कार्यबल में भागीदारी और निर्णय लेने के अधिकारों में अंतर है। इसे जेंडर इनइक्वालिटी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसरों की असमानता भी होती है। जैसे बेसिक नीड्स, जो हमारे आप कह सकते हैं जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो गई, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, पोषण हो गया, ये हमारी बेसिक नीड्स है, ये हमारी बुनियादी जरूरतें हैं। यहाँ तक पहुंच में कमी, बेसिक नीड्स तक पहुंच में कमी, जिसमें व्यक्ति की इनिशियल बैकग्राउंड उसकी सफलता की सीमा तय करती है। आपका बैकग्राउंड क्या है? चूंकि जाति व्यवस्था है तो वर्ग के आधार पर भी बैकग्राउंड काम करता है, बाकी आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी बैकग्राउंड काम करता है। तो जो इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जो अवसरों की असमानता है, यह बताती है कि जो हमारी बेसिक नीड्स है उस तक पहुंचने के लिए भी बैकग्राउंड की जरूरत पड़ जाती है। और यही जो बैकग्राउंड है, यही यह तय करता है कि किस तरह से हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं, और इसे कहते हैं अवसरों की असमानता यानी इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इसे भी याद रखिएगा। साथ ही पॉलिटिकल इनइक्वालिटी यानी राजनीतिक असमानता। देखिए, शासन और निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं में प्रतिनिधित्व और शक्ति का असमान वितरण होता है, इसे पॉलिटिकल इनइक्वालिटी कहा जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आपने देखा कि असमानता के प्रकार कौन कौन से हैं। तो एक आर्थिक असमानता आपने देखा, सामाजिक असमानता देखा, लैंगिक असमानता आपने देखा, अवसरों की असमानता आपने देखा, राजनीतिक असमानता आपने देखा। ये प्रमुख प्रकार हैं असमानता के। ठीक है, उसके बाद अब ये असमानताओं के कारण कौन कौन से हैं, इसे भी जान लीजिए। तो भारत में असमानता के कारण, अब देखिए, भारत में आर्थिक और सामाजिक असमानता एक जटिल, संरचनात्मक और बहुआयामी चुनौती है। ठीक है, याद रखिएगा, यह ऐतिहासिक सामाजिक विभाजन
और आधुनिक विकास के असंतुलित स्वरूप के संयोजन से उत्पन्न होता है। भारत में सामाजिक विभाजन प्राचीन काल से ही आप जानते हैं। तो भारत में जो असमानता का प्रमुख कारण है, इनइक्वालिटी का प्रमुख कारण है, एक तो आर्थिक असमानता है, हमने आपको ऊपर बताया, सामाजिक असमानता है, ठीक है, और वर्तमान में जो विकास की स्थिति है इसके आधार पर विकास का जो असंतुलित स्वरूप है यह भी एक असमानता का कारण है। ठीक है, तो चलिए प्रमुख कारणों को देख लेते हैं। सबसे पहले असमानता के मुख्य कारणों की बात करेंगे। पहला जो कारण है वह आर्थिक कारण है। आर्थिक कारण में कौन कौन से कारण आते हैं, जैसे जॉबलेस ग्रोथ, मतलब रोजगार विहीन समृद्धि जिसे कहते हैं। जीडीपी में सर्विस सेक्टर का जो योगदान है वह 50% से अधिक है। सर्विस सेक्टर को क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर को आप कहते हैं सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। और भारत की जो जीडीपी है उसमें सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वह 50% से अधिक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे, यह कम लेबर इंटेंसिव है। वहीं लगभग 45% कार्यबल अभी भी कम उत्पादकता वाले कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। ठीक है, अब इस बात को समझिए जरा। अब देखिए, लेस लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या हो गया कि जो सेवा क्षेत्र है, जो सर्विस सेक्टर है, यहाँ बहुत शारीरिक श्रम की जरूरत नहीं है, और न तो यहाँ बड़ी मात्रा में श्रमिकों की जरूरत है, बल्कि यहाँ जरूरत किसकी है, यहाँ कह सकते हैं कि स्किल वाले श्रमिकों की जरूरत है। स्किल वाले श्रमिकों की जरूरत है, बौद्धिक पूंजी वाले श्रमिकों की जरूरत है, जो किसी टेक्नोलॉजी के बारे में ठीक ठाक जानते हो, टेक्नोक्रेट आप कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में ठीक ठाक जानते हो, ऐसे श्रमिकों की जरूरत है। भारत में क्या है कि जीडीपी में जो सर्विस सेक्टर का योगदान है वह 50% से अधिक है, लेकिन अभी भी भारत का जो 45% जो वर्क पावर है या वर्क फोर्स है वह अभी भी कम उत्पादकता वाले कृषि क्षेत्र में लगा है। मतलब 45% से अधिक लोग अभी भी कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, और कृषि क्षेत्र में जो प्रोडक्शन है वह अभी भी बहुत कम है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं जो दूसरा सेक्टर है जिसे इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब है असंगठित क्षेत्र, आप इसे कह सकते हैं असंगठित क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए, भारत का लगभग 85 से 90% जो वर्कफोर्स है वह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्यरत है, जहां न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और नौकरी की स्थिरता का अभाव है। अब देखिए, इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में आप जानते हैं, जो लेबर चौराहे पे जो मजदूर खड़े रहते हैं वो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक है, जो किसी कंपनी के अधीन और कहीं ऐसी जगह पे काम करते हैं उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं, जिनका कहीं रजिस्ट्रेशन होता है। और साथ ही संगठित क्षेत्र में क्या होता है, एक तो रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर हो और बाकी उनके जो अधिकार हो वो उन्हें मिलते हो। ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर या असंगठित क्षेत्र बहुत ज्यादा है। अभी भी इसका हिस्सा 85 से 90% जो मजदूर हैं वह असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ न्यूनतम मजदूरी तय नहीं है। क्या है, न्यूनतम मजदूरी अभी तय नहीं है। जैसे गांव में किसान के यहाँ जो मजदूरी करते हैं, जो किसान होते हैं या जो मजदूर होते हैं गांव में, वो क्या है, वो असंगठित क्षेत्र में है। उनकी जो न्यूनतम मजदूरी है वह तय नहीं है। लेकिन मनरेगा में जो मजदूरी करेगा, जो काम करेगा, वह संगठित क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अभी भी न्यूनतम मजदूरी जो है वह तय नहीं है असंगठित क्षेत्र में। साथ ही इनके लिए सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर किसी के यहाँ चूना लगाते समय, मान लीजिए दीवार पेंट करते समय कोई मजदूर गिर जाता है, तो ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उस मजदूर के परिवार को जीवन निर्वाह के लिए कुछ सहयोग करे। ये उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई समझौता नहीं है। और वो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है जिसने अपने जीवन को दांव पे लगा के और ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की रंगाई पुताई करते हैं। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा जैसी स्थिति, जीवन का बीमा आप कह सकते हैं, जीवन बीमा कह सकते हैं, ऐसी स्थिति असंगठित क्षेत्र में अभी नहीं है। ठीक है, मतलब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को नहीं मिलती। तो और साथ ही असंगठित क्षेत्र में आज नौकरी है, कल नौकरी नहीं रहेगी। यानी जो नौकरी की स्थिरता है, नौकरी की स्थिरता का अभाव, नौकरी की स्थिरता का अभाव, यानी नौकरी अस्थायी नहीं है। ठीक है, तो ये एक बड़ा अंतर है। तो भारत में असंगठित क्षेत्र अधिक है, जहां 85 से 90% लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्यरत है। यहाँ न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और नौकरी की स्थिरता का अभाव है, और असमानता का एक बड़ा कारण यह भी है। ठीक है, फिर बात करेंगे, आर्थिक वृद्धि का अधिक लाभ पूंजीपतियों और शीर्ष आय वर्ग को मिला है, जबकि वास्तविक मजदूरी दर में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई। अब भारत की स्थिति की बात करेंगे। भारत में जो आर्थिक वृद्धि हुई है उसका अधिक लाभ किसको मिला है, उसका अधिक लाभ मिला है पूंजीपतियों को। ठीक है, और शीर्ष आय वर्ग को मिला है। ठीक है, जिनकी आमदनी ज्यादा है उन्हीं को उसका लाभ भी मिला है, क्योंकि वही इन्वेस्टर है, वही इन्वेस्ट करते हैं, वही चीजों का उत्पादन करते हैं, बेच लेते हैं और फायदा कमा लेते हैं। जबकि जिस हिसाब से इन पूंजीपतियों को लाभ मिला है, वास्तविक मजदूरी दर में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। तो पूंजीपतियों के लाभ को अगर मजदूरों में नहीं बांटा जाएगा, उससे नीचे नहीं बांटा जाएगा, तो असमानता में वृद्धि होगी। ठीक है, तो एक कारण यह भी है। चौथा है, डायरेक्ट टैक्सेस की तुलना में इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी का राजस्व पर अधिक प्रभाव, ये प्रतिगामी या रिग्रेसिव असर डालता है, जिसका भार गरीबों पर अधिक पड़ता है। देखिए, डायरेक्ट टैक्स की तुलना में इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कौन से टैक्स होते हैं, जैसे इनकम टैक्स,
इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाए, जिस पर, बहुत आसान सी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं, जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाए, ठीक है, वही उसका पे करे, वही भोगे, वही पे करे या वही उसे भोगे, इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है क्या, ये जिस पर लगाया जाता है वह नहीं देता, ठीक है, अन्य लोग उसको भरते हैं। यानी जिस पर टैक्स लगा है, जिस पर टैक्स लगा है वह नहीं भरता, वह नहीं पे करता, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, अन्य लोग इसको पे करते हैं, इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे जीएसटी, आप छोटे छोटे से सामान लेके आते हैं, जो भी बाजार से खरीद के ले आते हैं, तो सब पे जीएसटी देते हैं, आपसे थोड़ा थोड़ा सा टैक्स ले लिया जाता है, यही टैक्स जो है यह इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो याद रखिएंगे, डायरेक्ट टैक्स की तुलना में इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है। अब डायरेक्ट टैक्स लिया जाता तो किससे लिया जाता? जिनकी इनकम ज्यादा है, जिनकी इनकम ज्यादा है उनसे डायरेक्ट टैक्स लिया जाता, तो उसे इनकम टैक्स कहते हैं, या अन्य चीजें जो डायरेक्ट टैक्स वही देता जो सक्षम रहता। लेकिन यह टैक्स कम है इसकी तुलना में, बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है जो और लोग भरते हैं। तो इससे क्या होगा, जो अमीर है वो अमीर होता जाए, उससे पैसे नहीं ज्यादा लिया जा रहा है, और जो गरीब है वो बेचारा माचिस से लेकर के हर चीज पे अपना पैसा खर्च कर रहा है, टैक्स दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। और आप जानते हैं टैक्स का स्ट्रक्चर है, टैक्स रेट का जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं, जो कर होते हैं वो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, एक प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। ये क्या होता है? जब आय बढ़ने के साथ कर की दर बढ़ती है, जब आपकी इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, जब आपकी इनकम बढ़ती है और इनकम बढ़ती है तो कर कर की दर बढ़ती है, कर की दर बढ़ती है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन या प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। इनकम बढ़ने के साथ कर बढ़ती है, ये बहुत फायदेमंद है, ठीक है। जैसे जैसे जिसकी इनकम बढ़े और कर की दर बढ़ता जाए उसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। रिप्रोग्रेसिव टैक्स किसे कहते हैं, या रिग्रेसिव टैक्स किसे कहते हैं? रिग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्स, ये किसे कहते हैं? रिग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं? तो जैसे आय बढ़ने के साथ, जब इनकम बढ़ने के साथ या आय बढ़ने के साथ साथ जो टैक्स है, वह टैक्स का जो वास्तविक भार है, यानी जितना होना चाहिए उससे कम होता है, तो आय बढ़ने के साथ टैक्स की दर में कम वृद्धि आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि उस हिसाब से वृद्धि नहीं, आप टैक्स में वृद्धि दर कम कह सकते हैं, आप ऐसे, वृद्धि दर कम, ठीक है, इसे कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। और जो हमारा जीएसटी है ना, उसमें जीएसटी में जो कर लगता है उसे रिग्रेसिव टैक्स में रखा जाता है। कारण क्या है कि इसका जो प्रभाव है ना, जैसे जीएसटी पे जो टैक्स लगाया जाता है या रिग्रेसिव टैक्स जो होता है, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा गरीबों पर पड़ता है, ठीक है। ये अप्रत्यक्ष कर, जैसे मान लीजिए जीएसटी है, इसमें कोई भी सामान होगा तो वह अमीर भी खरीदेगा, गरीब भी खरीदेगा, और दोनों बराबर का टैक्स देते हैं, ठीक है। उसी माचिस पे अंबानी भी उतना पैसा देंगे और उसी माचिस का आप भी उतना पैसा देंगे, और इस पे जो टैक्स है वह बराबर लगेगा, ठीक है, दोनों के लिए टैक्स बराबर है। तो ये थोड़ा सा खतरनाक होता है, इसे रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे जो तीसरा टैक्स का प्रकार होता है, उसे फ्लैट टैक्स कहते हैं, या कभी कभी इसे प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं। प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं, इसे अनुपातिक कर कहते हैं, इसे फ्लैट कर भी कहते हैं, ठीक है। तो आय चाहे कम हो या ज्यादा हो, सबके लिए कर की दर जो है वह समान रहती है। जैसे फिक्स कर दिया गया कि जो कर की दर है वो 10% है, और ये प्रोपोर्शनल टैक्स है, फ्लैट टैक्स है, ये सबके लिए बराबर है, तो इसे फ्लैट टैक्स कहा जाता है, उसमें आमदनी का कोई वो नहीं पड़ता, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अब यहाँ जो बात हो रही थी कि डायरेक्ट टैक्स की तुलना में इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे जीएसटी का राजस्व पर अधिक प्रभाव, और साथ ही प्रतिगामी असर डालता है, रिग्रेसिव असर डालता है। मैंने कहा ना कि यहाँ क्या होता है कि यहाँ अमीर भी वही टैक्स देता है, अमीर भी, और गरीब भी वही टैक्स देता है किसी सामान को खरीदने में। जब दोनों वही टैक्स देंगे तो असमानता तो बढ़ेगी ही ना। यहाँ क्या होगा, असमानता तो बढ़ेगी। यहाँ क्या करना चाहिए, अमीर उसी माचिस को 20 रुपए में खरीदे, 20 रुपए में, और गरीब उसी माचिस को 1 रुपए में खरीदे, तो थोड़ा सा समझ में आती है बातें, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। अब दूसरा जो कारण है वह सामाजिक और संरचनात्मक कारण है असमानता के, इनइक्वालिटी के। कौन कौन से हैं? तो पहला, जाति व्यवस्था और भूमि स्वामित्व। देखिए, ऐतिहासिक रूप से भूमि और परिसंपत्तियों का स्वामित्व कुछ जातियों तक सीमित रहा है, ये पहले से है। हाशिए पर मौजूद वर्गों, एससी एसटी के पास उत्पादन के साधनों की भारी कमी है, ठीक है, ये प्राचीन काल से रहा है ऐसा। जो जाति व्यवस्था और भूमि स्वामित्व है, इसमें बहुत बड़ी असमानता है, ठीक है। हालांकि भारत में ऐसा प्रयास भी किया गया है 1-2 बार कि किस तरह से भूमि वितरण किया जाए। आपने भूदान आंदोलन के बारे में सुना होगा। भूदान आंदोलन किसने चलाया था?
भूदान आंदोलन चलाया था श्री विनोबा भावे जी ने चलाया था भूदान आंदोलन, ठीक है ना। अब इसमें क्या था, जिसके पास ज्यादा भूमि थी उससे भूमि लेकर के जो भूमिहीन है उनको भूमि उपलब्ध कराने की बात थी, ठीक है। कुछ दिन तक ये आंदोलन चला, काफी हद तक इसने काम भी किया है, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा इनको भूमि मिली भी थी और उसका वितरण भी किया गया है। तो इस तरह से ये व्यवस्था बीच बीच में आती रही है कि किसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 इंच भूमि नहीं है अपनी, ठीक है, किसी तरह जीवन निर्वाह करते हैं। तो जाति व्यवस्था और भूमि स्वामित्व में जो असमानता है, इसके कारण से असमानता उत्पन्न होती है, इनइक्वलिटी उत्पन्न होती है, इसे भी याद रखेंगे। साथ ही इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की असमानता। अवसर की असमानता क्या है, देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण होने से वंचित वर्ग इनसे दूर हो जाते हैं, जिससे गरीबी का दुष्चक्र, द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, बना रहता है। अब देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल परीक्षण, कोई स्किल ट्रेनिंग है, ठीक है, और उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण होने से वंचित वर्ग जो है वह इनसे दूर हो जाते हैं, जिससे गरीबी का दुष्चक्र जो है बना रहता है। अब देखिए, अगर शिक्षा का निजीकरण हो जाए, कौशल प्रशिक्षण का निजीकरण हो जाए, उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वह निजीकरण हो जाए, तो जिनके पास पैसा नहीं है वो कैसे यहाँ तक पहुंचेगा। जब यहाँ तक नहीं पहुंचेगा या कभी मजबूरी हो गई कि दवा कराना ही है, तो दवा कराना है तो वो कहाँ फंस जाएगा, वह गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाएगा। अब जानते हैं कि अर्थशास्त्र में एक नरकसे महोदय थे, नरकसे, इनका एक सिद्धांत था गरीबी का दुष्चक्र, ठीक है। तो वह उसमें फंस जाएगा कि एक चीज को ठीक करने के लिए उधार लिया और उसके बाद धीरे 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 फंसता उसमें चला गया। तो इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब अवसरों में असमानता की वजह से भी समाज में असमानता बढ़ती है, ठीक है। अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल का प्रशिक्षण और उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं को सरकार मुहैया करा दे तो इसमें कमी लाई जा सकती है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। अगला देख लेते हैं, जेंडर इनइक्वलिटी, लैंगिक असमानता क्या है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का अपेक्षाकृत कम होना तथा अवैतनिक देखभाल कार्यों का असंगत बोझ। अब देखिए, दिक्कत क्या है कि अभी भी जो लेबर फोर्स या श्रमिक कार्य बल के द्वारा जो भी आमदनी हो रही है उसमें महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम है, ठीक है ना। महिलाओं की जो भागीदारी है वह अभी भी कम है और इसकी वजह से भी असमानता बहुत ज्यादा है, ठीक है। और साथ ही महिलाओं के साथ केवल यह नहीं है कि उनके लेबर फोर्स की बात है, यह भी है कि उन्हें बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं जिसमें पैसा नहीं मिलता। परिवार की देखभाल अकेली जिम्मेदारी महिला की, 1 दिन 2 दिन के लिए महिला कहीं बाहर चली जाती है तो पूरा घर उलट पुलट हो जाता है, ठीक है, और वहां उसको कोई सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है। जबकि अगर वो नहीं रहे और आप सैलरी में आप काम करवाना है किसी से तो बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करेगा। फिर भी महिलाओं को अवैतनिक देखभाल का जो असंगत बोझ है इसकी वजह से भी थोड़ी सी इनइक्वलिटी है, ठीक है। आगे देखते हैं, रीजनल इम्बैलेंस, जो क्षेत्रीय विषमता है इसका भी असर है। जैसे पश्चिमी राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे बिहार, यूपी, उड़ीसा के विकास स्तर में बड़ा अंतर है। तो यह भी जो रीजनल इम्बैलेंस है यह भी एक बड़ा कारण है असमानता का, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। असमानता के कौन कौन से कारणों के बारे में आपने देखा, एक तो आर्थिक कारण और दूसरा सामाजिक कारण। आर्थिक कारण में आपने जॉबलेस ग्रोथ देखा, ठीक है, और उसके साथ ही इनफॉर्मल सेक्टर, असंगठित क्षेत्र एक प्रमुख कारण है। और आर्थिक वृद्धि का जो अधिक लाभ है वह किसको मिला, पूंजीपतियों को मिला, शीर्ष आय वर्ग वाले लोगों को मिला। भाई जिनके पास पैसा है पैसा उन्हीं के पास जाता है, आप ये कहानियां सुने होंगे, क्योंकि वही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और उन्हीं के पास पैसा घूम के फिर जाता है, ठीक है। साथ ही टैक्सेस, जो कर व्यवस्था हमारी, वह भी असमानता को बढ़ाने का कारण है, उसको भी आपने देखा। जहां तक सामाजिक और संरचनात्मक कारण की बात है तो इसमें आपने जाति व्यवस्था और भूमि स्वामित्व का जो ऐतिहासिक कलंक शुरू से चला रहा है उसके बारे में आपने देखा। साथ ही इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में भी आपने देखा, अवसरों की समानता असमानता, ठीक है, उसके बारे में देखा आपने। जेंडर इनइक्वलिटी के बारे में आपने देखा और रीजनल इम्बैलेंस के बारे में देखा, ठीक है। अब देखते हैं आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा। असमानता के अर्थ के बारे में अभी आपने पढ़ लिया, असमानता कहते किसे, ठीक है। उसके बाद आपने असमानता के प्रकार के बारे में पढ़ लिया और असमानता के कारणों के बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब आपको पढ़ना है कि असमानता के मापक कौन कौन से हैं, आखिर इसका मापन कैसे किया जाता है। तो देखिए, असमानता समाज में संसाधनों, अवसरों, आय, संपत्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के वितरण में अंतर को व्यक्त करती है, ठीक है। किसको व्यक्त करती है, समाज में संसाधनों, अवसरों, आय, संपत्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के वितरण में अंतर को व्यक्त करती है। इसे मापने के लिए विभिन्न तरीकों और संकेतकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब एक एक मापक की बात करते हैं, कौन कौन से मापक हैं, कौन कौन से संकेतक हैं। तो एक संकेतक है पिएट्रा इंडेक्स।
इसे रॉबिन हुड इंडेक्स भी कहा जाता है, इसे सूर्य इंडेक्स भी कहा जाता है, इसे हुअर इंडेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो पिएट्रा इंडेक्स को किस किस नाम से जानते हैं? रॉबिन हुड इंडेक्स या सूर्य इंडेक्स या हुअर इंडेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यह आय वितरण की असमानता को मापता है या बताता है कि पूर्ण समानता प्राप्त करने के लिए कुल आय का कितना हिस्सा औसत आय से ऊपर वाले लोगों से औसत आय से नीचे वाले लोगों को पुनर्वितरित करना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं? देखिए आय की असमानता को मापने का एक पैमाना है पिएट्रा इंडेक्स। ठीक है, इसे रॉबिन हुड इंडेक्स कहते हैं, इसे सूर्य इंडेक्स कहते हैं, इसे हुअर इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। ये कहता है कि जितने लोग, देखिए यह एक तो आय वितरण की असमानता को मापता है। यह प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, कौन आय वितरण की असमानता को मापता है? तो पिएट्रा इंडेक्स इसको मापता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी ये कहता है कि अगर आय वितरण है तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो औसत आय, मान लीजिए ये एवरेज आय है, ये औसत आय है, कुछ लोग इससे ऊपर होंगे औसत आय से और कुछ लोग इससे नीचे होंगे औसत आय से। ये मान लीजिए औसत आय की लाइन है। ठीक है, कुछ संख्या इससे ऊपर है और कुछ संख्या इससे नीचे है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जिनकी संख्या औसत आय से ऊपर है उनसे वह पैसा, कुछ पैसा जिनकी आय ज्यादा है वह ले लिया जाए, जितना ज्यादा है वो ले लिया जाए, जितना ज्यादा है, ठीक है, वह ले लिया जाए। और वह किसको दे दिया जाए? जिसकी कम है, इसमें जितना कम है इसमें ऐड कर दिया जाए, जितना कम है उसमें क्या है? ऐड कर दिया जाए, उसमें जोड़ दिया जाए। इसी को कहते हैं रॉबिन हुड स्टाइल। रॉबिन हुड का नाम आपने सुना है ना? ये क्या करते थे, जिनके बारे में जो कहानियां प्रचलित हैं कि ये अमीरों से पैसा लेते थे, अमीरों का पैसा लूट कर या अमीरों से पैसे लेकर के ये किसको देते थे? गरीबों में बांट देते थे, गरीबों में बांट देते थे। और वही कहता है पिएट्रा इंडेक्स या रॉबिन हुड इंडेक्स, इसीलिए इसको कहा जाता है कि जिनकी औसत आय ज्यादा है उनसे उतना पैसा ले लिया जाए जितनी ज्यादा है, और जिसकी औसत आय कम है उसमें उतना ऐड कर दिया जाए। तो इसको अंत में बराबर किया जा सकता है एक एवरेज निकाल के। ठीक है, इसी को रॉबिन हुड इंडेक्स कहते हैं, पिएट्रा इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरा मापन का पैमाना है वह गिनी गुणांक या गिनी कोफिशिएंट के बारे में आप जानते होंगे। इसका विकास 1912 में इतालवी सांख्यिकीविद कोराडो गिनी ने किया था। ठीक है, यह किसी देश या समाज के लोगों के बीच आय या धन के वितरण की असमानता को मापने का सबसे प्रसिद्ध पैमाना है। देखिए गिनी गुणांक का विकास किसने किया था? 1912 में किया था, कोराडो गिनी ने इसका विकास किया था। इस बात को याद रखेंगे। इसकी खास बात, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा गिनी गुणांक का संबंध किससे है या गिनी कोफिशिएंट का संबंध किससे है? तो यह किसी देश या समाज के लोगों के बीच आय या धन के वितरण की असमानता को मापता है। ठीक है, इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन की जो इनइक्वलिटी है उसको मापने का प्रसिद्ध पैमाना है क्या? गिनी गुणांक। इसे याद रखेंगे। इसका जो मान है वह 0 से 1 के बीच में होता है। 0 अगर कहीं का मान आता है तो उसमें पूर्ण समानता उसे कहेंगे, और अगर 1 आता है तो यह पूर्ण असमानता को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखेंगे, गिनी गुणांक 0 और 1 के बीच में इसका मापन किया जाता है। अगर गुणांक का मान कभी 0 आ गया तो वह पूर्ण समानता है, और अगर गुणांक का मान 1 आ गया तो वह पूर्ण असमानता है। तो इसका मापन कैसे होता होगा? 0.01, 0.02, 0.03 ऐसे इसका मापन होता है, चूंकि जो पैमाना है वह 0 और 1 के बीच में ही है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं गिनी इंडेक्स की। गिनी इंडेक्स क्या होता है? जब गिनी गुणांक के मान को 100 से गुणा करके उसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाए तो इसे गिनी इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, गिनी गुणांक के मान को 100 से गुणा कर दीजिए और उसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर दिया जाए तो इसे गिनी इंडेक्स कहा जाता है। और गिनी इंडेक्स 0 से 100 स्केल पर लिखा जा सकता है, इसे भी याद रखेंगे। तो गिनी गुणांक और गिनी इंडेक्स, इन दोनों का काम क्या है? आय या धन के वितरण की असमानता को मापना। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आमतौर पर 0.40 से कम के मान को आर्थिक विषमता के लिहाज से सहन करने योग्य सीमा माना जाता है। अब देखिए, जो मान लीजिए गिनी गुणांक है 0 से 1 के बीच में चलता है। ठीक है, अब इसमें अगर जो मान लीजिए स्कोर है वह 0.40 तक है, 0.40 तक है, तो विभिन्न विद्वानों ने माना है कि यह जो आय की असमानता है, यह जो स्कोर है, इसे सहन किया जा सकता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। ठीक है, सहन किया जा सकता है, लेकिन यह विभिन्न विद्वानों के अपने विचार हैं, एकदम फिक्स पॉइंट नहीं है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, आमतौर पर 0.40 को 40 से कम के मान को आर्थिक विषमता के लिहाज से सहन करने योग्य सीमा माना जा सकता है। अगर आर्थिक विषमता 40% से कम है तो यह माना जा सकता है कि इसे सहन किया जा सकता है। आगे देखते हैं, लॉरेंज कर्व के बारे में बात करते हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ से जो पहला प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि लॉरेंज कर्व का संबंध किससे है? तो ध्यान रखेंगे, लॉरेंज कर्व का संबंध
संबंध है आय या धन के वितरण की असमानता को प्रस्तुत करना, चित्र द्वारा दिखाना। ठीक है, अब लॉरेंज कर्व, इसका विकास 1905 में किया गया था। मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा इसका विकास किया गया था, इसे याद रखेंगे। यह किसी देश की आबादी के बीच आय या धन के वितरण की असमानता को चित्र द्वारा दिखाने का एक तरीका है। अब चित्र उत्र हम लेके नहीं आए हैं, आप ऐसे ही चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, 1905 में मैक्स लॉरेंज ने लॉरेंज कर्व के बारे में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उसके बारे में आप बताया था। और यह जो लॉरेंज कर्व है, यह किसी देश की आबादी के बीच आय या धन के वितरण की असमानता को दर्शाता है। ठीक है, यही सीधे लाइन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। यह जो रेखा है, यह रेखा पूर्ण समानता की रेखा के नीचे रहती है। देखिए कौन सी, जो वितरण की असमानता वाली जो रेखा है, यह पूर्ण समानता की रेखा के नीचे रहती है। इक्वलिटी लाइन से लॉरेंज कर्व जितनी अधिक दूर होगी, देश में आय या धन की असमानता उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी। जो इक्वलिटी लाइन है, उससे लॉरेंज कर्व जितनी अधिक दूर होगी, देश में आय या धन की असमानता उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए मैं आपको लॉरेंज कर्व के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है, दिखा देता हूं, तो सारी चीजें आपको बेहतर तैयार हो जाएंगी। देखिए लॉरेंज कर्व के बारे में हम लोग देख लेते हैं। लॉरेंज कर्व, देखिए ये जो लाइन है, इसे कहते हैं परफेक्ट इक्वलिटी लाइन। क्या कहते हैं? परफेक्ट इक्वलिटी लाइन। परफेक्ट इक्वलिटी लाइन कहते हैं इसे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह पूर्ण समांतर रेखा है। अब जो लॉरेंज वक्र है, वह इसी समांतर रेखा के समांतर खींचा जाता है। कैसे खींचा जाता है? यह जो समांतर, ये जो पूर्ण समांतर रेखा है, यह लॉरेंज वक्र ऐसे है। ठीक है, ये लॉरेंज वक्र है। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, ये पूर्ण समांतर रेखा से लॉरेंज वक्र की दूरी जितनी ज्यादा होगी, दूरी जितनी ज्यादा होगी, वो क्या होगा? उतनी ज्यादा असमानता, यानी असमानता उतनी ज्यादा होगी, असमानता उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब मान लीजिए ये दूरी घट के कहां आ गई? यहां आ गई, मान लीजिए। ठीक है, यहां आ गई, तो यानी जो असमानता है वह क्या हो गई? इसमें असमानता कम, असमानता जो है वो क्या है? वह कम हो जाएगी। दूरी, जो लॉरेंज वक्र है, जो लॉरेंज कर्व है, जो परफेक्ट इक्वलिटी लाइन है, उससे उसकी दूरी जितनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा असमानता होगी। और दूरी जितनी कम होगी लॉरेंज वक्र की, लॉरेंज कर्व की परफेक्ट इक्वलिटी लाइन से, उतनी असमानता कम होगी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, यही है लॉरेंज कर्व। ठीक है, मोटा मोटी हमने आपको बता दिया है। तो दिया है कि यह रेखा पूर्ण समानता की रेखा के नीचे रहती है। तो अभी हमने आपको दिखाया उससे नीचे रहती है। इक्वलिटी लाइन से लॉरेंज कर्व जितनी अधिक दूर होगी, देश में आय और धन की असमानता उतनी ज्यादा मानी जाएगी। ठीक है, और जितनी नजदीक आएगी उतनी कम होती जाएगी, इसे भी ध्यान रखेंगे। बात करते हैं एटकिंसन इंडेक्स की। देखिए ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंथोनी बी एटकिंसन ने 1970 में सोशल वेलफेयर और नैतिक प्राथमिकताओं पर आधारित असमानता मापने की एक महत्वपूर्ण पद्धति प्रस्तुत की। ठीक है, इसमें इक्वली डिस्टर्ब्ड इक्विवेलेंट इनकम EDEI तथा इनइक्वलिटी एवर्जन पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है एटकिंसन, और उनके नाम पे ही एक इंडेक्स है, एटकिंसन इंडेक्स। इन्होंने 1970 में इसे प्रस्तुत किया था, और सोशल वेलफेयर और नैतिक प्राथमिकताओं पर आधारित असमानता मापने की यह एक महत्वपूर्ण पद्धति है। ठीक है, सोशल वेलफेयर पे आधारित है, इस बात को याद रखिएगा। अब इसमें किया जाता है इक्वली डिस्टर्ब्ड इक्विवेलेंट इनकम और EDEI तथा इनइक्वलिटी एवर्जन पैरामीटर का उपयोग इसमें किया जाता है। अब इनइक्वलिटी एवर्जन पैरामीटर क्या है? तो इसका अर्थ है किसी नीति निर्माता या समाज आय असमानता को कितना महत्व देते हैं। देखिए जो इनइक्वलिटी एवर्जन पैरामीटर है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए जहां भी ये स्थिति है आय असमानता की, वहां पे जो नीति निर्माता है, जो नियम बनाए जा रहे हैं, जो कानून बनाए जा रहे हैं, या जो समाज है, वह इस असमानता को कितना महत्व देता है, इसी पे डिपेंड करता है। विशेषकर निम्न आय वाले व्यक्तियों की आय में अंतर को कितना अधिक महत्व दिया जाता है। जिनकी आय में कमी है उनको, या जिनकी आय कम है उनके अंतर को कितना अधिक महत्व दिया जाता है, इसकी तुलना ये करता है। इसीलिए मैंने कहा ना कि यह सोशल वेलफेयर पर आधारित एक मूल्यांकन है। ठीक है, एक इंडेक्स है। तो इसे याद रखिएगा। केवल इतना भी पूछा जा सकता है कि हमारी सामाजिक असमानता को मापने के लिए, या
इनइक्वलिटी को मापने के लिए एटकिंसन इंडेक्स किसका प्रयोग करता है, या सोशल वेलफेयर पर आधारित इनइक्वलिटी मेजरमेंट का पैमाना किसने दिया, तो याद रखिएगा एटकिंसन ने दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, इसी प्रकार डच अर्थशास्त्री एच थेल ने 1967 में इंफॉर्मेशन थ्योरी या इंट्रोपी की अवधारणा पर आधारित असमानता माप या थेल इंडेक्स प्रस्तुत किया। ठीक है, इनकी जो प्रमुख विशेषता है वो यह है कि कुल असमानता को विद इन ग्रुप इनइक्वलिटी और बिटवीन ग्रुप इनइक्वलिटी में डिकम्पोज किया जा सकता है। अब देखिए, एक डच अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है एच थेल, इन्होंने 1967 में इंफॉर्मेशन थ्योरी दिया, या इसे इंट्रोपी भी कहा जाता है। इनकी अवधारणा पर आधारित असमानता माप का एक सूचकांक दिया, इसे थेल इंडेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, थेल भी असमानता माप से संबंधित है। इनकी प्रमुख विशेषता है कि कुल असमानता को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक विद इन ग्रुप इनइक्वलिटी है और दूसरा बिटवीन ग्रुप इनइक्वलिटी है। ठीक है, अब विद इन ग्रुप इनइक्वलिटी क्या है, राज्यों के भीतर की जो असमानता है, जैसे कोई राज्य है और राज्य के भीतर विभिन्न जिलों में असमानता है, विभिन्न गांवों में जो असमानता है, तो यह जो असमानता है उसे विद इन ग्रुप इनइक्वलिटी कहा जाता है। जबकि अगर विभिन्न राज्यों, जैसे एक देश के भीतर विभिन्न राज्यों की जो औसत आय के बीच अंतर है, उसे बिटवीन ग्रुप इनइक्वलिटी कहा जाता है। ठीक है, देश के भीतर जो विभिन्न राज्य हैं, हमने कहा ना कि पूर्वी राज्यों की जो आमदनी है वो पश्चिमी राज्यों से कम है, यानी पूर्वी राज्यों की जो जीडीपी है वो कम है, पश्चिमी राज्यों की ज्यादा है, तो यहाँ असमानता ज्यादा है। तो बिटवीन ग्रुप इनइक्वलिटी का मतलब विभिन्न राज्यों की औसत आय के बीच का जो अंतर है उसका मापन इसके द्वारा किया जा सकता है। तो एच थेल के अनुसार जो आय की असमानता का माप है, इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब आते हैं, आपने असमानता की माप का पैमाना देख लिया, अब विश्व असमानता रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट, सबसे पहले जान लीजिए कि वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्थित विश्व असमानता प्रयोगशाला यानी वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह स्थित है पेरिस में, पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसी में वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब स्थित है, विश्व असमानता प्रयोगशाला स्थित है, और इसी के द्वारा विश्व असमानता रिपोर्ट जारी की गई है। और यह तीसरी विश्व असमानता रिपोर्ट है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, कौन है, तीसरी विश्व असमानता रिपोर्ट है, जिसे 2026 में जारी किया गया है, वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, इस इनइक्वलिटी रिपोर्ट में आय, संपत्ति, लैंगिक असमानता, जलवायु परिवर्तन, जलवायु जिम्मेदारी तथा क्षेत्रीय विभाजन जैसे विभिन्न पहलुओं में मौजूद अभूतपूर्व वैश्विक असमानता को उजागर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, यह जो रिपोर्ट है इसमें किसका किसका इंडेक्स दिया जाता है, किसका किसका मापन किया जाता है, किसके संबंध में, असमानता के संबंध में बताया जाता है। तो आय के संबंध में, संपत्ति यानी वेल्थ के संबंध में, लैंगिक असमानता के संबंध में, जलवायु जिम्मेदारी के संबंध में और क्षेत्रीय विभाजन जैसे विभिन्न पहलुओं में मौजूद जो अभूतपूर्व वैश्विक असमानता है उसको यह रिपोर्ट उजागर करती है, उसके बारे में बताती है, और इससे निपटने के लिए त्वरित तथा प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता पर भी बल देती है। ठीक है, तो विभिन्न क्षेत्रों में जो असमानताएं व्याप्त है, चाहे वह आय के क्षेत्र में हो, चाहे संपत्ति के, चाहे लैंगिक असमानता के, चाहे जलवायु के और चाहे क्षेत्रीय विभाजन के, तमाम पहलुओं का अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये बताया भी जाता है कि किस पे कार्रवाई करने की तत्काल जरूरत है। अब विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 की बात करेंगे, जिसमें भारत की स्थिति क्या है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 में भारत की क्या स्थिति है, लेकिन इसके पहले वैश्विक स्तर पे हम बात कर लेते हैं। वैश्विक स्तर पर अगर आपसे कोई विश्व असमानता रिपोर्ट की बात करें, हालांकि इतना तो आपकी परीक्षा के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन अब यहाँ तक पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको बता ही देते हैं कि वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो ये माना गया है कि वैश्विक स्तर पर जो संपत्ति है, जो वेल्थ है, दुनिया में जो संपत्ति है, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, उसमें दुनिया की संपत्ति, टोटल संपत्ति जो है उसमें शीर्ष 10% की जो आबादी है, शीर्ष 10% की आबादी, इनके पास कुल संपत्ति का 75% हिस्सा है। ठीक है, दुनिया की जो शीर्ष 10% की आबादी है, इनके पास कुल संपत्ति का, ये आबादी है, इनके पास कुल संपत्ति का 75% हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कुल संपत्ति का 75% हिस्सा। अब जो नीचे की 50% आबादी है, निचली जो 50% आबादी, जो निचले लोग हैं, 50% लोग, जो सबसे गरीब लोग आप कह सकते हैं, उनके पास टोटल संपत्ति मात्र 2% है। ठीक है, ये है असमानता, यानी शीर्ष 10% लोग दुनिया के जो है वह पूरी दुनिया का 75% से ज्यादा संपत्ति पे अकेले काबिज है। ठीक है, और दुनिया की 50% जो आबादी है, जिनकी कम आमदनी है, उसमें से जो 50% आबादी है, इनके पास दुनिया की केवल 2% संपत्ति है, बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, एक और आंकड़ा दिया गया है, एक और आंकड़ा ये दिया गया है कि दुनिया में अति धनी वर्ग है, अति धनी वर्ग है, दुनिया में अति धनी वर्ग है, और अति धनी वर्ग की जो संख्या है वह कितनी है, 0.001%।
0.001% अति धनी वर्ग जो है दुनिया के सबसे धनी लोग हैं, और इसमें लगभग दुनिया भर के 60,000 लोग आते हैं। 60,000 लोग, इसमें 60,000 व्यक्ति, पूरी दुनिया की बात हो रही है, 60,000 व्यक्ति दुनिया भर के आते हैं, ठीक है। और इनके पास जो आधी मानव आबादी है, जैसे जो निचले 50% लोग हैं, 50% जो आबादी है, आबादी जो नीचे से 50% आबादी है, ठीक है, उनकी जो कुल संपत्ति है उनकी 3 गुना संपत्ति इनके पास है। 3 गुना संपत्ति, संपत्ति मतलब आप हमारी बात समझ रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के 0.001% लोग जो अति धनी लोग हैं दुनिया के, जिसमें लगभग 6,000 व्यक्ति आते हैं, ठीक है, इनके पास जो निचले लेवल के जो लोग हैं, आबादी है, यानी जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं है, उनकी जो 50% आबादी है उनकी कुल संपत्ति का 3 गुना उनके पास है, ठीक है। कुल संपत्ति का 3 गुना कितने लोगों के पास है? केवल 6,000 लोगों के पास। और दुनिया की 50% ऐसी आबादी जो कम आमदनी वाली आबादी है, जो गरीब आबादी है, तो नीचे से अगर देखेंगे तो उसमें से 50% लोगों की जो संपत्ति है उसका 3 गुना केवल 6,000 लोगों के पास है दुनिया में। एक बहुत बड़ा इनइक्वालिटी है, असमानता है, ठीक है। उसी तरह जलवायु असमानता के बारे में यह रिपोर्ट क्या कहती है, या क्लाइमेट इनइक्वालिटी के बारे में, जलवायु असमानता के बारे में यह रिपोर्ट क्या कहती है? जलवायु असमानता, अभी तो हम वैश्विक रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जलवायु असमानता के बारे में यह रिपोर्ट क्या करती है? देखिए, ये कहती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जलवायु असमानता के संबंध में यह जो रिपोर्ट है ये कहती है कि दुनिया में जो कुल वैश्विक कार्बन उत्सर्जन है, ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख देता हूं, ये प्रश्न आ सकता है, दुनिया में कुल वैश्विक कार्बन उत्सर्जन, दुनिया में कुल वैश्विक कार्बन उत्सर्जन, दुनिया में कुल वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का 77% हिस्सा, 77% हिस्सा अकेले दुनिया के 10% जो सबसे अमीर लोग हैं ना, वह उत्सर्जित करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। दुनिया में कुल वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का 77% हिस्सा अकेले कौन उत्सर्जित करता है? 10% लोग, जो दुनिया के सबसे अमीर हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा भाई। एक एक घर में 10-10, 20-20, 50-50 एसी लगी है, इनकी फैक्ट्रियां हैं, इनकी सारी चीजें हैं। तो इस आधार पर जो जलवायु असमानता का जो क्लाइमेट इनइक्वालिटी का इंडेक्स है वो बताता है कि दुनिया में कुल वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का 77% हिस्सा खाली दुनिया के सबसे अमीर 10% लोग अकेले उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। बड़ा डाटा है, इसे याद रखेंगे। अब जो नीचे के 50% लोग हैं, हमेशा बात नीचे से ऊपर की तरफ होगी, जो नीचे के 50% लोग हैं, अगर आप कहेंगे कि उनका उत्सर्जन कितना है, तो खाली 3%। 3% जो नीचे के लोग हैं, जो बहुत अमीर नहीं है, जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं है, 50% दुनिया भर के जो नीचे के लोग हैं, उनका उत्सर्जन केवल 3% है, जबकि 77% कार्बन उत्सर्जन अकेले दुनिया भर में 10% लोग करते हैं जो अमीर है, ठीक है। 10% अमीर लोग, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। अब देखिए, इस रिपोर्ट में लैंगिक असमानता से संबंधित डाटा भी जारी किया गया है, और यह बताया गया है कि अगर महिलाओं के कार्यों में जो घरेलू और देखभाल कार्यों को शामिल कर दिया जाए, तो जो महिलाएं हैं, ये लैंगिक असमानता की बात है, ठीक है। जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है उसमें लैंगिक असमानता का जो डाटा है वह बताता है कि अगर महिलाओं के द्वारा जो अवैतनिक काम है, जैसे घरेलू काम, देखभाल काम, ठीक है, इसको शामिल कर दिया जाए, तो जो महिलाएं हैं, महिलाएं पुरुषों की प्रति घंटा आमदनी का केवल 32% कमा पाती हैं। महिलाएं पुरुषों की जो प्रति घंटा आमदनी है, ठीक है, आमदनी, इसका केवल 32% कमाती हैं, इसका केवल 32% महिलाएं कमा पाती हैं, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि इसमें जो शर्त है वह इनका अवैतनिक जो घरेलू कामकाज है वो इसमें शामिल होता है, अवैतनिक घरेलू कामकाज, ठीक है। अगर ये महिलाएं घरेलू कामकाज ना करें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पुरुषों तक पहुंच सकती हैं, ठीक है। लेकिन अब अवैतनिक काम है, घरेलू कामकाज है, और इसको करने के चक्कर में उनकी जो आमदनी है वह पुरुषों की प्रति घंटा जो आमदनी है उसका केवल 32%। मतलब अगर पुरुष 100 रुपया कमाता है तो महिला केवल उस घंटे में 32 रुपया कमाती है। उसका कारण क्या है? कि उसका ढेर सारा जो काम है वो अवैतनिक है, माता पिता की सेवा करना, बच्चों की देखभाल करना, खाना बनाना, पति को इधर उधर पहुंचाना, खाना देना बनाना, ये सब करना, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? अवैतनिक है, और इसीलिए जो महिलाओं की आमदनी
है वो कम हो जाती है और ये किसको जन्म देती है, इनइक्वलिटी को जन्म देती है। लेकिन अगर इसी आप देख लीजिए महिलाओं की ये जो सेवा है ना, इसको हटा दीजिए तो जो पुरुष की जो 100 रुपए की आमदनी है ना वो भी नहीं होगी, लेकिन उसको उसमें ऐड नहीं किया जाता। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये थी वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। संपत्ति के मामले में आपने देखा शीर्ष 10% आबादी दुनिया की जो है उसके पास दुनिया की संपत्ति का 75% हिस्सा है, जबकि निचली जो 50% आबादी है जो कम आमदनी वाली उसके पास दुनिया की केवल 2% संपत्ति है बस। ठीक है, अगर अति धनी वर्ग की बात करें तो दुनिया भर में 0.001% अति धनी वर्ग है, जिसमें लगभग 6,000 व्यक्ति आते हैं, 60,000 व्यक्ति आते हैं दुनिया भर में। और इनके पास इनकी जो संपत्ति है वो दुनिया भर की जो 50% आबादी है, जो निचली आबादी 50% की है, उनकी कुल संपत्ति का 3 गुना अकेले इन्हीं 6,000 लोगों के पास है। ठीक है ना। जहां तक जलवायु असमानता की बात है तो हमने अभी आपको बताया, इसे आप नोट भी कर लीजिएगा, आगामी जीएस की परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है कहीं भी करंट में। दुनिया में कुल वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का 77% हिस्सा अकेले दुनिया भर के 10% अमीर लोग निकालते हैं। ठीक है, इतना कार्बन उत्सर्जित करते हैं दुनिया भर के 10% लोग, अकेले 77% हिस्सा कार्बन उत्सर्जन करते हैं दुनिया भर के उत्सर्जन का। जबकि नीचे के जो 50% लोग हैं वह खाली 3% लोग कार्बन उत्सर्जन करते हैं। अब सोचिए मरेगा कौन, ये नीचे के 50% वाले लोग, ऊपर वाले थोड़े ना मरेंगे, वो तो अपने लिए तमाम तरह की व्यवस्था करेंगे। तो करते ये हैं, इंजॉय भी यही करते हैं और भोगते ये निचली आबादी है जो 50% वाली। बाकी लैंगिक असमानता के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे कि आज भारत में जो लैंगिक असमानता है, जो विश्व असमानता रिपोर्ट है उसमें भारत की क्या स्थिति है इसकी चर्चा करेंगे। तो विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 में भारत आय असमानता की बात करेंगे तो शीर्ष 10% आय प्राप्तकर्ता राष्ट्रीय आय का असमान रूप से 58% हिस्सा प्राप्त करते हैं, जबकि जो नीचे के 50% जनसंख्या को केवल 15% मिलता है। देखिए भारत में आय असमानता क्या है, कहा गया है कि जो शीर्ष 10% जो अमीर लोग हैं, शीर्ष 10% जो आय प्राप्त करता है या अमीर लोग हैं, आय प्राप्त करता शीर्ष 10%, ठीक है ना, इनके पास जो नेशनल इनकम है हमारी, ठीक है, जो हमारी राष्ट्रीय आय है उसका 58% हिस्सा अकेले इनके पास है। ठीक है ना, मतलब आपकी जो राष्ट्रीय आय है उसका 58% हिस्सा केवल 10% लोगों के पास जाता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, जबकि नीचे की जो 50% आबादी है उनको 15% हिस्सा ही मिलता है, यानी नेशनल इनकम में जो उनकी भागीदारी है वो केवल 15% तक की है। ठीक है ना, जबकि 58% किसको मिलता है, जो 10% अमीर लोग हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब आते हैं वेल्थ इनइक्वालिटी की बात करते हैं, किस तरह से जो संपत्ति है उसकी असमानता है। देश की कुल संपत्ति का लगभग 65% हिस्सा सबसे धनी 10% लोगों के पास है। ठीक है, देश में जितनी संपत्ति है कुल संपत्ति का 65% हिस्सा किसके पास है, 10% जो अमीर लोग हैं, जबकि 1% लोग जो शीर्ष 1% जो सबसे अमीर हैं उनके पास कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। कितनी बड़ी बात है। देखिए फिर से ध्यान से सुनिएगा, देश की कुल संपत्ति का जो 65% हिस्सा है वह 10% अमीर लोगों के पास है, और जो सबसे अमीर 1% लोग हैं इस 65 में से 40% अकेले यही 1% लोगों के पास है। बात समझ में आई। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं फीमेल लेबर इनकम शेयर, मतलब महिलाओं की जो श्रम बल में भागीदारी है, श्रम आय में हिस्सा है। देखिए महिलाओं का श्रम आय में हिस्सा केवल 15.7% है, एक बड़ी बात है। ठीक है, इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, जो श्रम आय या आप इसे लेबर इनकम शेयर कह सकते हैं, फीमेल लेबर इनकम शेयर, इसमें भारत में जो महिलाओं की श्रम आय का हिस्सा है वह 15.7% है, इसे याद रखेंगे। और खास बात यह है कि विश्व में सबसे निम्न स्तरों में से एक है। अगर विश्व में बात करें कि महिलाओं का श्रम आय में हिस्सा कितना है तो लगभग 34% है, लगभग 34% के आसपास है, लेकिन भारत में यह जो हिस्सा है वह केवल 15.7% है। ठीक है, यानी जो महिलाओं की आमदनी है वो बहुत कम है। ठीक है, साथ ही औसत प्रति व्यक्ति आय और संपत्ति की बात करें तो भारत में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय लगभग 6200 यूरो है। ठीक है, भारत में प्रति व्यक्ति औसत जो वार्षिक आय है कितनी है, 6200 यूरो है, और औसत संपत्ति लगभग 28,000 यूरो है। ये नवीनतम डाटा है विश्व असमानता रिपोर्ट का। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ध्यान से फिर से चीजों को देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं विश्व असमानता रिपोर्ट में भारत, देखिए आय असमानता, भारत में जो शीर्ष 10% लोग हैं उन्हें टोटल जो नेशनल इनकम है उसका 58% हिस्सा उनको जाता है।
ठीक है, जबकि बाकी की जो नीचे की 50% जनसंख्या है उसके पास केवल 15% है। ठीक है, याद रखेंगे। वेल्थ इनइक्वालिटी की बात करेंगे, देश की जो कुल संपत्ति है उसका 65% हिस्सा अकेले देश के सबसे धनी 10% लोगों के पास है, और उसमें भी 1% जो सर्वाधिक धनी लोग हैं वो अकेले इस 65% का 40% अकेले 1% के लोगों के पास है। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए। ठीक है, याद रखिएगा, पीसीएस की परीक्षा में ये प्रश्न आए। साथ ही अगर हम फीमेल लेबर इनकम शेयर की बात करें तो महिलाओं का श्रम आय में हिस्सा केवल 15.7% है, जो दुनिया में सबसे कम है, जबकि दुनिया भर में लगभग इनका जो शेयर है वह 34% के आसपास है। औसत प्रति व्यक्ति आय और संपत्ति की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय, औसत वार्षिक आय भारत में लगभग 6200 यूरो है। इसे याद रखिएगा, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत में जो प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय है कितनी है, 6200 यूरो है, और औसत संपत्ति लगभग 28,000 यूरो है। इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आपसे परीक्षा में प्रश्न, यही फैक्ट पूछा जा सकता है, औसत वार्षिक आय कितनी है और औसत संपत्ति कितनी है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। अब भारत में क्षेत्रीय विषमता की बात करेंगे। क्षेत्रीय विषमता का तात्पर्य क्या है, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में आर्थिक विकास में अंतर और असमान आर्थिक उपलब्धियों से है। ठीक है, क्षेत्रीय विषमता को मापने के लिए कौन कौन से पैमाने अपनाए जाते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय, गरीबी का स्तर, शहरीकरण, कृषि एवं उद्योग में रोजगार की हिस्सेदारी और अवसंरचनात्मक विकास जैसे संकेतकों का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। इसके कारण कौन कौन से हैं, तो क्षेत्रीय विषमता के कारण, ठीक है, कौन कौन से हैं, तो ऐतिहासिक कारण भी है, भौगोलिक कारण भी है, स्थान विशिष्ट लाभ भी है, आर्थिक संरचना भी है, हरित क्रांति की सीमित सफलता भी है, कानून और व्यवस्था की समस्या, सार्वजनिक निवेश में कमी, ये सब इसके कारण है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। असमानता कम करने के लिए भारत सरकार की अभी तक की पहले क्या है, इसे भी जान लीजिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना, वित्तीय समावेशन, इसकी शुरुआत की गई थी इस योजना के माध्यम से। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यह भी असमानता को कम करने का है, यह स्वरोजगार सूक्ष्म उद्यम के लिए चलाया गया था। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, यह भी असमानता को कम करने के लिए है। समग्र शिक्षा योजना, शिक्षा में अवसरों की समानता को बढ़ाने के लिए चलाया गया था। लखपति दीदी पहल, ग्रामीण महिलाओं की आय एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, तो महिलाओं की आय बढ़ाई जाएगी तो असमानता कम होगी। ठीक है, साथ ही विकसित भारत यानी गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, बीबीजी राम जी हो गए हैं ये, और ग्रामीण रोजगार आजीविका सुरक्षा के लिए ये योजनाएं चलाई गई थी। तो भारत में असमानता को कम करने के लिए सरकार ने ढेर सारी पहलें की हैं, उसमें से कुछ पहलों का संक्षिप्त उदाहरण हमने आपको दे दिया है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन उसको प्रैक्टिस के माध्यम से पढ़ेंगे तो ज्यादा चीजें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, और बहुत जल्दी किसी अन्य वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, और मेहनत से पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।